हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम अपने लास्ट वीडियो में डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी स्टडी कर रहे थे। आज हम डिस्कस करेंगे उसकी एडवांटेजेस। तो जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की जो मेन एडवांटेज है बेटा, वो क्या है कि दिस थ्योरी एक्सप्लेन द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। मतलब कि ये जो थ्योरी है वो जो हमने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़े थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ये उनको बहुत ही सक्सेसफुली एक्सप्लेन करता है, थ्योरेटिकली एक्सप्लेन कर देता है। हमने ये पढ़ा था कि भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में कि जो मास ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहता है ना हमेशा। तो अब कोई पूछे भाई उसका लॉजिक क्या है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास क्यों नहीं चेंज होता है, तो उसका तो आंसर होगा ही नहीं। तो कहता कि ये जो हमारे पास थ्योरी है ये उस चीज को थ्योरेटिकली समझा देगी कि भाई ऐसा क्यों होता है कि रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास इक्वल क्यों होता है। तो क्या कहता है कि हम सबसे पहले बात कर लेते हैं, जो फर्स्ट है इसमें एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को किस तरीके से ये एक्सप्लेन कर देता है। तो क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, according to Dalton's atomic theory, every substance in this universe, every substance in this universe is made up of atoms, है ना? And atoms can neither be created nor be destroyed, and atoms can never be created nor be डिस्ट्रॉय। जो एटम्स होंगे उसको हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो जब एटम डिस्ट्रॉय नहीं होगा तो क्या वो सब्सटेंस डिस्ट्रॉय होगा? मतलब कि क्या हुआ कि जब वो केमिकल चेंज होगी तब ठीक है कि वो एटम्स अपने स्टेट चेंज कर लेते हैं, बट वो डिस्ट्रॉय नहीं होंगे। फिर दूसरी चीज हमने ये पढ़ी थी कि एवरी एटम हैव डेफिनेट या फिर कांस्टेंट मास। कांस्टेंट मास होगा, हर एक एटम का जो मास होता है वो फिक्स होता है, वो मास चेंज नहीं होता। और जो सब्सटेंस है वो जो एटम से मिलके बना है वो डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं ना कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, कि जो मास है वो ना तो क्रिएट हो सकता ना ही वो डिस्ट्रॉय हो सकता। या फिर ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन द मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि जो जितने एटम स्टार्टिंग में थे उतने ही एटम बाद में भी है। ठीक है, और हर एक एटम का जो मास कांस्टेंट है, मतलब जो मास पहले था वही मास बाद में है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, हेंस वी कैन से दैट मास ऑफ रिएक्टेंट या मास ऑफ सब्सटेंस does not change, mass of substance does not change during a chemical reaction, कि जो मास है किसी भी सब्सटेंस का वो केमिकल रिएक्शन के ड्यूरिंग चेंज नहीं होता। वो जो मास रहेगा वो मास क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। और यही क्या होता है बेटा? हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, आई बस समझ में। अब हम उसके बाद बात कर लेते हैं बेटा सेकंड लॉ की। हमारे पास जो है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, कि जो कोई भी कंपाउंड है वो कंपाउंड हमेशा प्योर सेम काइंड ऑफ एटम से मिलके बनेगा और उनके जो मास का रेशियो होगा वो भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो सेकंड है हमारे पास लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो क्या कहता है देखो, ये अब फिर से बात कर लेता हूं डाल्टन्स थ्योरी की। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स थ्योरी, हमने जो एक लास्ट पोस्टुलेट पढ़ा था वो पोस्टुलेट क्या था कि एवरी प्योर कंपाउंड हैज ए सेम नंबर ऑफ एटम्स एंड सेम काइंड ऑफ एटम्स। ठीक है, कि क्या था कि ए प्योर केमिकल कंपाउंड always contain या consist same number of atoms, same number and kind of atoms, same number and kind of atoms।
दो बातें कह रहा है कि जो डाल्टन्स का पोस्टुलेट था, जो लास्ट पोस्टुलेट था, वो क्या कह रहा है कि भाई कोई भी कंपाउंड होगा उस कंपाउंड में नंबर ऑफ एटम एंड काइंड ऑफ एटम्स क्या रहेंगे, बिल्कुल सेम रहेंगे। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या था कि भाई कोई भी कंपाउंड हो उसमें जो एटम्स है वो एटम सेम रहेंगे, साथ में उनका मास। मतलब ये एटम्स के बारे में तो क्या कहेगी, काइंड ऑफ एटम सेम रहेंगे। अब जो दूसरी बात क्या है कि उनका जो मास है वो मास भी सेम रहेगा, मास का रेशियो। बट ये क्या कह रहा है, नंबर कह रहा है ये, ठीक है। तो इसका मतलब ये एटम तो सेम हो गई, आधी बात तो हमारी प्रूव हो गई। अब जो बात आती है वो किसकी बात आती है, मास की। तो अब जो सेकंड पोस्टुलेट है, जो दूसरा पोस्टुलेट है, वो क्या कहता है कि एवरी एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैव डेफिनेट मास। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, जब नंबर फिक्स है भी, हर एक एटम का मास फिक्स है और उनके नंबर भी फिक्स है, तो जितना टोटल मास होगा वो क्या हो जाएगा, सेम। मैं कहूँ क्या कहूँ भाई, एक एटम का मास 2 है तो 5 एटम का मास कितना होगा, 10 होगा। तो ये फिक्स हो गया ना चीज ये। तो वही चीज कह रहा है कि भाई, तो इसका मतलब हैंस हम यहां से क्या कह सकते हैं, हैंस ए प्योर केमिकल कंपाउंड contain same element वाली बात कहां से आई, यहां से। and the mass ratio of atoms is constant। और जो इनके मास रेशियो होगा, जो मासेस का रेशियो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट। वो बात कहां से आई, वो बात इन दोनों पोस्टुलेट्स के बीच की है। मतलब कि एक पोस्टुलेट ने तो कहा कि भाई नंबर ऑफ एटम्स कांस्टेंट रहेंगे, दूसरा कह रहा है कि उन एटम का मास कांस्टेंट रहेगा। तो इन दोनों का मतलब क्या हुआ कि जो टोटल मास है वो कांस्टेंट हो गया। और यही लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है। हैंस लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन इज अप्रूव। ठीक है, वो प्रूव हो गया, यहां से हमें पता लग गया। ठीक है, कि डाल्टन से मान के चल रहा है कि कोई भी कंपाउंड हो उसमें एटम्स की संख्या और जो एटम की टाइप है वो सेम रहती है। तो जब एटम की टाइप सेम रहेगी तो एक बात तो प्रूव होगी लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन की। दूसरी बात की जो नंबर की बात कर रहा था भी, ठीक है नंबर सेम रहेंगे और हर एक एटम का मास सेम है, तो जो टोटल एटम का मास होगा वो भी सेम हो जाएगा। मतलब कि जो मास रेशियो है वो क्या हो गया, यहां से डेफिनेट हो गया। तो यहां से इन दोनों पोस्टुलेट से क्या हो गया बेटा, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन इज अप्रूव हो गया। अब बेटा हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, कि जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी थी उसमें कमियां क्या क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या था, जो फर्स्ट लिमिटेशन है वो क्या थी कि एटम्स आर नॉट कंसिडर्ड to be smallest particle because these are made up of particles like electrons, protons, neutrons, etc. called subatomic particle. आई बात समझ में, क्या कहना चाह रहा है कि भाई जो एटम्स हैं, अब हम उन एटम को स्मॉलेस्ट नहीं मानते। डाल्टन्स की थ्योरी ने क्या कहा था कि भाई एटम तो सबसे छोटा होता है, एटम को तो हम फर्दर डिवाइड कर ही नहीं सकते हैं। बट बाद में जब रिसर्च हुई तब पता चला कि भाई एटम भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बनता है। एटम के अंदर भी दूसरे पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो जब वो एटम के अंदर है तो क्या एटम से वो बड़े हो सकते हैं, क्या नहीं होंगे ना, एटम से छोटे ही होंगे वो। तो इसलिए कह रहा है कि भाई एटम अब सबसे छोटा नहीं है, एटम से भी छोटे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं जिनको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं। ठीक है, तो पहली बात गलत होगी जब उसने कहा कि भाई एटम सबसे छोटा होता है। दूसरी बात, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट may be different like mass।
हमने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में पढ़ा था कि भाई जो एटम्स होंगे सेम एलिमेंट के वो बिल्कुल सेम होंगे, है ना, हर तरीके से। बट कहता है कि जो सेम एलिमेंट के एटम्स हैं वो भी अलग हो सकते हैं, जैसे कि उनका मास अलग हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, एटम्स ऑफ हाइड्रोजन हैव डिफरेंट masses, have different masses। जैसे हाइड्रोजन का एक एटम का मास 1 होता है, कुछ एटम का मास 2 भी मिलता है, कुछ एटम का मास 3 भी मिलता है, कॉल्ड आइसोटॉप्स। और इनको हम क्या बोल देते हैं बेटा, आइसोटॉप बोल देते हैं। आई बस समझ में तो कहता है कि जो एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है, जो हाइड्रोजन के एटम्स हैं, ठीक है, उनका भी एटम है तो हाइड्रोजन के ना, हाइड्रोजन के एटम है, बट उनका मास क्या हो गया, अलग अलग हो गया। तो इस तरीके से अगर वो एटम सेम एलिमेंट के हैं तो भी उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है। और ऐसे एटम जो है तो सेम एलिमेंट के बट उनका मास अलग अलग होता है, उनको हम क्या बोल देते हैं बेटा, आइसोटोप। ऐसे बहुत सारे एटम्स है, ये नहीं कि सिर्फ हाइड्रोजन के ही हैं, क्लोरीन के भी हैं, कार्बन के भी हैं, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, ठीक है, और हम उन सबको क्या बोलेंगे, आइसोटोप। तो आइसोटोप्स क्या हो गई, आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट बट डिफरेंट मास। एटम तो सेम एलिमेंट के हैं बट उनका जो मास होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, नंबर थर्ड, जो थर्ड लिमिटेशन है वो है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट मे हैव सेम मासेस या सेम प्रॉपर्टीज। एटम्स ऑफ different element, atoms of different elements may be same in many respects, like mass। ठीक है, क्या कहता है कि भाई जो एटम्स है, हमने डाल्टन्स थ्योरी में पढ़ा था कि जो एटम डिफरेंट एलिमेंट के होंगे उनका सब कुछ अलग मिलेगा, सब कुछ। बट क्या कहता है यहाँ के भी एटम्स जो डिफरेंट एलिमेंट के हैं उनकी प्रॉपर्टीज भी सेम हो सकती हैं, जो सेम थे उनकी अलग हो सकती है, और जो अलग हैं, जो डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम है वो सेम हो सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक एटम हो गया आर्गन का, एक एटम हो गया कैल्शियम का, और दोनों का ही मास क्या होता है, 40-40। अब एटम तो अलग अलग है ना, एक आर्गन का एक कैल्शियम का, बट मास क्या हो गया, सेम हो गया। तो सच एटम्स आर कॉल्ड आइसोबार्स। इन एटम्स को बेटा हम क्या बोल देते हैं, आइसोबार। तो आइसोबार किनको बोलूंगा, आइसोबार आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट बट सेम मास। मतलब कि है तो वो डिफरेंट एलिमेंट के बट उनका मास सेम होता है, तो इनको हम क्या बोल देते हैं, आइसोबार। समझ आई? तो आइसोबार का मतलब क्या हुआ, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम मास। और आइसोटोप क्या था, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास। ठीक है, तो आप इन चीजों को ध्यान में रखोगे। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ, तो क्या कहता है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन। ये बात उसने भी कही थी भाई, डिफरेंट एलिमेंट के एटम कंबाइन हो सकते हैं। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड्स, but the ratio of atoms may or may not be simple, but the ratio of atoms may or may not be simple। आई बात समझ में? कहता है कि जो एटम्स होंगे डिफरेंट एलिमेंट के वो आपस में कंबाइन हो सकते हैं, कंपाउंड बना लेंगे, बट जो एटम्स होंगे ये जरूरी नहीं है। अब यहां पर क्या कह रहा है ये, कि जो एटम्स थे जो डिफरेंट एलिमेंट से बने हुए वो कंबाइन हो सकते हैं। ये बात डाल्टन्स ने भी कही थी, बट उसने क्या कहा था कि जो उनका रेशियो होगा वो रेशियो हमेशा सिंपल होगा, छोटा सा होगा। बट एक्चुअल में क्या है, कहता है कि जरूरी नहीं है कि वो रेशियो सिंपल हो, वो रेशियो बहुत बड़ा भी हो सकता है। जैसे ये जो कंपाउंड है, शुगर का फॉर्मूला है,
ठीक है, जो शुगर हम यूज करते हैं C12H22O11, तो रेशियो क्या हुआ 12:2 22:11, तो रेशियो सिंपल नहीं हुआ ना, तो ये बात भी क्या होगी उसकी गलत होगी कि रेशियो हमेशा छोटा होना चाहिए। और जो लास्ट लिमिटेशन है, वो लास्ट लिमिटेशन क्या कहता है बेटा कि जो सब्सटेंसेस हैं, substances made up of same kind of atoms may have different physical properties called allotropes. For example, कार्बन, डायमंड। अब क्या कहता है कि भाई जो कार्बन है, जो कोयला होता है, और जो हीरा होता है डायमंड, दोनों के दोनों कार्बन के एटम से ही बनते हैं, दोनों के एटम सेम होते हैं, बट दोनों कितने अलग होते हैं ये हम समझ सकते हैं। तो कह रहा है कि ऐसे भी सब्सटेंसेस है हमारे पास जो सेम एटम से मिलके बने हैं, बट उनकी जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग हो गई है। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या बोल देते बेटा एलोट्रोप, और इसका एग्जांपल क्या क्या हो गया कार्बन और डायमंड। ठीक है, तो ये हमारी लिमिटेशन खत्म हो गई। आप इनको बहुत अच्छे से पढ़ोगे, फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो मुझको बता सकते हो। ओके, थैंक यू।